इसमें हम लोग सर जॉर्ज वार्लो के बारे में देख चुके थे कल, जिसमें बैलोर में सैनिक विद्रोह हुआ। उसके बाद लॉर्ड मिंटो प्रथम है, उतना इम्पोर्टेंट या नहीं है, ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग्स देखना है, किसको देखना है? लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स वीडियो फ्रेश आ रहा है। इसके समय में 1814 से 1816 में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। नेपाल युद्ध, आंग्ल मतलब क्या होता है? अंग्रेज और नेपालों के बीच युद्ध हुआ था। नेपाल से कौन लड़ रहे थे? अमर सिंह थापा। अमर सिंह थापा, ठीक है। आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ। नेपाल के समय कौन लड़ रहा था? अमर सिंह थापा, ठीक है। मतलब ये जो अमर सिंह थापा थे, गोरखों का एक सैनिक था। गोरखा, इसको गोरखा भी कहा जाता है। गोरखा, गोरखा का एक सैनिक थे अमर सिंह थापा। तो 1816 ईस्वी में 2 साल ये युद्ध चला, 1814 से 1816, जिसको आंग्ल नेपाल युद्ध कहा गया, जो लॉर्ड हेस्टिंग के समय हुआ। और नेपाल की तरफ से अमर सिंह थापा लड़ रहे थे, जो गोरखा के एक सैनिक थे, ठीक है। और इसमें जब युद्ध खत्म होता है, इसमें नेपाल हार जाता है, तो इसमें होता है संगौली की संधि। संगौली की संधि, संगौली की संधि, संधि का नाम याद है। संगौली की संधि किसके बीच हुई थी? अंग्रेज और नेपाल के बीच, इसको गोरखा भी कहा जाता है। संगौली की संधि किसके बीच हुई थी? 1822 ईस्वी में टेंजेंसी एक्ट होता है। टेंजेंसी, टेंजेंसी एक्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसे एक दुआ पढ़ लेना। 1822 में पूछेगा टेंजेंसी एक्ट किस समय पारित हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंग के समय में। लॉर्ड हेस्टिंग के समय में यही 3 चीज इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड हेस्टिंग के समय क्या हुआ था? 1814 से 16 में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। गोरखा के सैनिक अमर सिंह थापा वो लड़ रहे थे। नेपाल युद्ध हार जाता है। इसमें संगौली की संधि होता है 1816 ईस्वी में। संगौली की संधि कब होता है? 1816 ईस्वी में, ठीक है। संगौली की संधि पूछ जाता है कब होता है और किसके समय हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंग के समय। 1822 ईस्वी में टेंजेंसी एक्ट पारित होता है, ठीक है। यहाँ बस इनमें यही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड विलियम बेंटिक, इसमें 3-4 काम हुए थे अलग अलग। लॉर्ड विलियम बेंटिक, इसका कार्यकाल रहा था 1828 से 1835। 1828 से 1835 कार्यकाल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसके समय क्या हुआ था? 1833 का, 1828 से 1835 में, तो 1833 का चार्टर अधिनियम आया था। चार्टर अधिनियम, अधिनियम मतलब क्या था? कानून, अधिनियम। 1833 का चार्टर अधिनियम आया था। इसमें इस अधिनियम में क्या कहा गया? जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, बंगाल का गवर्नर जनरल, इसका नाम बदल के भारत का गवर्नर जनरल कह दिया गया। भारत का गवर्नर जनरल। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, ठीक है। तो इसके समय में 1828 में ये भी 1828 में क्या था? बंगाल का गवर्नर जनरल था। लेकिन 1833 में एक्ट आ गया, तो इस एक्ट के तहत ये क्या बन गया? बंगाल का, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। तो पूछेगा बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? अब भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? दोनों एक ही हो जाएगा, ठीक है। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, और इसका कार्यकाल चलिए रहा था तब तक। 1833 का चार्टर अधिनियम आ गया, और इस चार्टर अधिनियम में भारत का एक गवर्नर जनरल बन गया। पूछ देगा क्वेश्चन कि किस चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? 1833 का चार्टर अधिनियम था। 1833 का
चार्टर अधिनियम था, ठीक है। 1829 में राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, ठीक है, राजा राम मोहन राय। अगर राजा राम मोहन राय के बारे में पूछे कि इनको राजा की उपाधि किसने दिया था, राजा राम मोहन राय, इनका नाम था राम मोहन राय, इनका नाम था, ठीक है। ये उपाधि दिया गया, तो नाम के पीछे जोड़ दिया गया राजा राम मोहन राय, ठीक है। तो पूछेगा कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया, तो अकबर द्वितीय ने दिया था, अकबर सेकंड, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था, अकबर द्वितीय ने। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि कौन दिया था, अकबर द्वितीय ने। 1829 ईस्वी में ये सती प्रथा को लेकर बहुत चिंतित थे, सती प्रथा को लेकर बहुत चिंतित थे। इसमें सती प्रथा में क्या होता था, सती प्रथा में होता क्या था कि अगर किसी का हस्बैंड मर जाए, ठीक है, मान लीजिए उसको शादी का 10 दिन हुआ हो या 5 साल हुआ हो या 10 साल हुआ हो, अगर किसी का हस्बैंड मर जाए तो उसी चिता पर उसके बीवी को जिंदा जला दिया जाता था उसी के साथ, ठीक है। सती प्रथा क्या था, आ गया समझ में। तो अगर किसी का हस्बैंड मर जाए तो उसी चिता पर उसके बीवी को जिंदा जला दिया जाता था, यही था सती प्रथा। तो ये राजा राम मोहन राय इसके विरुद्ध थे, ठीक है। राजा राम मोहन राय इसके विरुद्ध थे, चाहते थे हटाना, चाहते थे सब किसी को जीवन जीने का अधिकार है, ठीक है। तो औरत को भी अपना जीवन जीने का अधिकार मिलना चाहिए, उसको जलाया नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो सती प्रथा के क्या थे, विरोध थे। सती प्रथा के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया अगर, सती प्रथा ये भी दिख लेना, एंशिएंट हिस्ट्री में बताया कि सती प्रथा का पहली बार हम लोग को उल्लेख कहाँ मिलता है। सती प्रथा की कहीं ना कहीं हम लोग को पहली बार जानकारी कहीं ना कहीं मिलेगा ना, तो एरन अभिलेख से मिलता है। कौन सा, एरन अभिलेख, एरन अभिलेख किसके द्वारा लिखाया गया था, भानुगुप्त द्वारा। बहुत यही क्वेश्चन है। सती प्रथा का पहली बार अभिलेख कहाँ मिला, एरन अभिलेख से। अभिलेख क्या होता था कि जैसे कोई पत्थर है उस पर खुदवा के लिखवाया जाए, उसको अभिलेख बोलते हैं। तो सती प्रथा का पहली बार अभिलेख मिला एरन अभिलेख से। एरन अभिलेख किसने लिखवाया था, भानुगुप्त, एक शासक हुआ था गुप्त साम्राज्य का, वही लिखवाया था। इसका नाम क्या था, भानुगुप्त था, ठीक है। तो सती प्रथा के खिलाफ थे। तो ये 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक से मिलते हैं, मिल के अपना बात बताते हैं कि ऐसे करके सती प्रथा को क्या किया जाए, रोक दिया जाए। तो एक कानून बनता है, धारा 17 उसका नाम है, धारा 17। जैसे आज आर्टिकल में पढ़ते हैं ना, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, तो वैसे अंग्रेजों का जो कानून था उसमें धारा 17 था। और इसी धारा 17 के तहत ये सती प्रथा का क्या किया गया, अंत किया गया, ठीक है। तो पूछेगा सती प्रथा का अंत किसके समय हुआ था, लॉर्ड विलियम बेंटिक, किसके सहयोग से हुआ था, हाँ। तो सती प्रथा का अंत किसके सहयोग से हुआ था, राजा राम मोहन राय। किसके समय हुआ था, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय हुआ था, ठीक है। यहाँ से 2 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। उसके बाद बेंटिक ठगी प्रथा का भी विरुद्ध था। जो ठग तो चलता था, आज भी ठगी चलता है, साइबर क्राइम हो गया है, पहले तो कैसे ही बेवकूफ़ बना के लोग ठग लेता था, ठीक है। तो ठगी प्रथा के विरुद्ध था लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक क्या करेगा, ठगी प्रथा का अंत करेगा कैप्टन सिलीमैन के सहायता से। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। कैप्टन सिलीमैन के हर फोर्स में, जैसे मान लीजिए कोई हम जैसे CRPF है, उसमें भी कैप्टन होता है, ठीक है। तो इसी इनका उपाधि है, कैप्टन क्या है, उपाधि है। जैसे ब्रिगेडियर क्या है, उपाधि है, तो इसी कैप्टन क्या है, उपाधि है, ठीक है। कर्नल कर्नल, ठीक है, कर्नल सिलीमैन के सहायता से, ठीक है, ये ठगी प्रथा का अंत करते हैं। ठगी प्रथा का अंत, ठीक है। ठग देवी काली का पूजा करते थे, देवी काली का पूजा करते थे, ठीक है। ये ठग नहीं थे, एक तरह से जिसे देखते थे घर में कोई मतलब जेंट्स वेंट्स नहीं है, ठीक है, तो रात को ये लोग संख्या में पहुँचते थे और सब पूरे फैमिली को मार उड़ के वहाँ का सब चीज़ लूट के चले जाते थे। तो इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था भारत में, जो इसको ठग का नाम दिया गया, ठग, ठीक है। तो पूछेगा ठगी प्रथा का अंत किसके समय हुआ था,
लॉर्ड विलियम बेंटिक किसके सहायता से? कर्नल सिलीमैन के सहायता से हुआ था। लॉर्ड विलियम बेंटिक कर्नल सिलीमैन के सहायता से हुआ था। तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में इतना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे इम्पोर्टेंट जब हम लोग पूरा डिटेल में जब पढ़ेंगे, आगे भी पढ़ना है पूरा डिटेल में, उसमें आगे हम लोग देखेंगे। वीडियो पे सारा ठीक। इसके बाद चार्ल्स मेटकॉफ, कौन आएगा? चार्ल्स मेटकॉफ, चार्ल्स मेटकॉफ, चार्ल्स मेटकॉफ। इसको एक चीज के लिए इसको याद किया जाता है, इसको याद किया जाता है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। बहुत भी क्वेश्चन है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, मुक्तिदाता पूछेगा। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? चार्ल्स मेटकॉफ को। यही चार्ल्स मेटकॉफ है जो महाराणा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच जो संधि हुआ था उसमें यही मध्यस्थता किया था चार्ल्स मेटकॉफ, ठीक है। वही चार्ल्स मेटकॉफ है ये, ठीक है। तो चार्ल्स मेटकॉफ को क्या कहा जाता है? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, ठीक है। बहुत भी क्वेश्चन है। चार्ल्स मेटकॉफ को क्या कहा जाता है? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। चार्ल्स मेटकॉफ को क्या कहा जाएगा? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। चार्ल्स मेटकॉफ के बारे में इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब आइए लॉर्ड एलिनबरो, लॉर्ड एलिनबरो, लॉर्ड एलिनबरो, लॉर्ड एलिनबरो, लॉर्ड एलिनबरो, ठीक है। ये भी क्या था? भारत का कौन था? इसको लॉर्ड एलिनबरो कौन था? भारत का क्या था? भारत का गवर्नर जनरल था। लॉर्ड एलिनबरो क्या था? भारत का गवर्नर जनरल था, ठीक है। इसके विजय में क्या हुआ था? इसमें अफगान से युद्ध हुआ था, आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था, ठीक है। इसमें सिंध वाला जो क्षेत्र पड़ता है वो अफगानिस्तान में पड़ता था, ठीक है। सिंध वाला जो क्षेत्र, जो पंजाब का जो क्षेत्र है वो कहाँ पड़ता था? अफगानिस्तान में, ठीक है। तो सिंध विजय के विषय में नेपियर का कथन है कि अफगानी तूफान की पूंछ थी। सिंध विजय के विषय में, ठीक है, इसको लिख लेना है। सिंध का जो विजय किया अंग्रेजों ने, उसमें एक नेपियर नाम का एक आदमी था, उसका क्या कथन है कि अफगानी तूफान की क्या थी? पूंछ थी। इसको भी 68वां बीपीएससी में पूछा था ये, ठीक है, कि सिंध विजय के विषय में किसने कहा था कि ये अफगानी तूफान की पूंछ थी? नेपियर का कथन है, ठीक है। सिंध विजय, अंग्रेज जो सिंध का जो विजय करते हैं उसके विषय में नेपियर नाम का एक अंग्रेज का सेना आदमी था, वो कहता है कि अफगानी तूफान की क्या थी? पूंछ थी, ठीक है। इसके बाद लॉर्ड हार्डिंग आएगा, जिसने नर बलि प्रथा पे रोक लगाया। पहले क्या था कि मंदिरों में सीधे इंसान को बलि दिया जाता, उसका गर्दन काट के उसका बलि दिया जाता था। तो लॉर्ड हार्डिंग आया, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग, हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग नर बलि प्रथा पे रोक लगाया। नर बलि प्रथा, नर बलि प्रथा, नर बलि प्रथा पे क्या लगाया? रोक लगाया। लॉर्ड हार्डिंग क्या लगाया? नर बलि प्रथा पे। अच्छा, एलिनबरो के समय एक और चीज है, इसी के समय में पहली बार 1843 ईस्वी में रविवार की छुट्टी की शुरुआत हुई थी। रविवार 1843 ईस्वी में पूछता है क्वेश्चन, किसके समय में रविवार की छुट्टी की शुरुआत हुई थी? लॉर्ड एलिनबरो, लॉर्ड एलिनबरो। पहली बार सरकारी छुट्टी जो संडे का जो छुट्टी होता है, पहले संडे का छुट्टी नहीं मिलता था। पहली बार सरकारी छुट्टी जो संडे का छुट्टी होता है वो किसके समय में दिया गया था? लॉर्ड एलिनबरो। कब दिया गया था? 1843 ईस्वी में, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया चार्ल्स मेटकॉफ, इसको भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं। वीडियो देखो, वीडियो पे आ रहा है। लॉर्ड एलिनबरो, इसके में नेपियर नाम का एक आदमी था जो कहा था कि सिंध विजय के विषय में कि अफगानी तूफान का क्या है? पूंछ है, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग के समय में क्या था? नर बलि प्रथा पर रोक लगाया गया। यहाँ से बस यही इंपॉर्टेंट है। इसका डलहौजी के बारे में पढ़ते हैं। डलहौजी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो धुंधला ही ना आ रहा है। लॉर्ड डलहौजी, 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 लॉर्ड डलहौजी, इसके विषय में पढ़ना, लॉर्ड डलहौजी के बारे में, ठीक है। इसने 1852 ईस्वी, अच्छा, लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 1856 रहा। 1848 से 1856
1856 लुडोलॉजी कारखाना 1856 ऐसे याद रहेगा। 1852 ईस्वी में क्या करता है, इमाम कमीशन, इमाम क्या है, इमाम है ना, इनाम, इनाम कमीशन, इनाम कमीशन की क्या करता है, स्थापना करता है। ठीक है, इमाम कमीशन से क्या करेगा, स्थापना करेगा। अब इनाम कमीशन का स्थापना से क्या फायदा है कि वैसा जमीन जिस पर कोई टैक्स नहीं दे रहा है, मान लीजिए कि मेरा ही जमीन है, किसी का भी जमीन है, उस पर वो टैक्स नहीं दे रहा है, तो वैसे जमीन को क्या करता था, ये सरकारी जमीन बना देता था। ठीक है, इनाम कमीशन क्या था, कॉपी में लिख लेना, इनाम कमीशन क्या था, वैसा जमीन जिस पर कोई टैक्स नहीं दे रहा हो, मतलब जागीर रहित जमीन, मतलब कोई टैक्स उस पर नहीं दे रहा है, जमीन तो है, किसी ना किसी का जमीन है, लेकिन उस पर कोई टैक्स नहीं दे रहा है, तो उसको क्या करता था, वो सरकारी जमीन बना लेता था, उसको जबरदस्ती जाकर छीनता था और सरकारी जमीन बना लेता था। इसी के लिए इनाम कमीशन का स्थापना किया गया था। ठीक है, तो डलहौजी को जो सबसे ज्यादा याद किया जाता है मेन किस कारण से, व्यापकगत सिद्धांत, व्यापकगत सिद्धांत, सिद्धांत। ठीक है, इसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं, DOCTRIN, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ LAPS लैप्स। ठीक है, तो डलहौजी को जो मेन चीज के लिए याद किया जाता है व्यापक सिद्धांत, इसको हड़प की नीति भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हड़प की नीति, हड़प की नीति, हड़प की नीति। ठीक है, हड़प की नीति कहते हैं। ठीक है, व्यापक सिद्धांत यानी हड़प की नीति। ठीक है, तो एक तो डलहौजी इनाम कमीशन की स्थापना करता है 1852 ईस्वी में। ठीक है, इसमें कि इनाम कमीशन में क्या है, इनाम जिस भूमि का टैक्स नहीं दिया जाता उसे सरकारी उसको मेन किसके लिए याद किया जाता है, व्यापक सिद्धांत के लिए। किसके लिए याद किया जाता है, व्यापक सिद्धांत के लिए। इस नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किए गए राज्य, इस हड़प्पा से इसमें क्या था व्यापक सिद्धांत में, तो मान लीजिए ऐसा कोई राज है जिसका अपना कोई पुत्र नहीं है, ऐसा कोई राज है, मतलब राज को चलाने के लिए वंशावली चाहिए ना, मान लीजिए किसी का सिर्फ बेटी है, बेटा नहीं है, तो बेटी तो राजा बन नहीं सकती है, तो वैसे वैसे राज्य को इसमें छीन लिया गया, छीन के किसमें मिला लिया गया, अंग्रेजों में। इसको हड़प इसीलिए कहा गया, हड़प लिया गया, वैसे वैसे राज्य को क्या किया गया, हड़प लिया गया, जिसका उत्तराधिकारी लड़का नहीं है। सिर्फ उस मतलब कोई राजा है, सिर्फ उसको लड़की हुई है, तो उसका उत्तराधिकारी तो लड़का बनेगा ना, तो उसमें उस चीज को हड़प लिया गया, उसी को क्या कहा गया, व्यापक सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहिए या हड़प का सिद्धांत कहिए, हड़प का नीति कहिए, तीनों चीज क्या है, एक ही है। व्यापक सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या हड़प की नीति कहिए, तीनों चीज क्या है, एक ही है। पहली बार इसमें 1848 ईस्वी में पहली बार सतारा को हड़पा गया। किसको हड़पा गया, सतारा को। बहुत बीबीआई क्वेश्चन है, पहली बार किसी वहां पे था, कल पढ़ाए थे सहायक संधि। पहली बार सहायक संधि किसके साथ किया गया, सहायक संधि, पहली बार सहायक संधि हैदराबाद के साथ किया गया, 1798 ईस्वी हैदराबाद के साथ किया गया, याद नहीं रहता है लेकिन 1798 ईस्वी में पहली बार सहायक संधि हैदराबाद के साथ किया गया 1798 ईस्वी में। सहायक संधि और व्यापक सिद्धांत में लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। सहायक संधि 1798 में हैदराबाद, इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, वो हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, व्यापक सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या हड़प की नीति 1848 ईस्वी में सबसे पहले किसके साथ किया गया, सतारा के साथ किया गया। सबसे पहला कोई भी चीज पहली बार होता है तो उसको इंपॉर्टेंट रखा जाता है। सबसे पहले किसके साथ किया गया, सतारा को। एक झांसी इंपॉर्टेंट है 1853 ईस्वी, 1853 ईस्वी किसके साथ, झांसी, झांसी की रानी, नाम याद है ना, झांसी की रानी, झांसी की रानी। ठीक है, झांसी किया गया, जो झांसी की रानी की कहानी हम लोग बचपन में पढ़े हुए हैं। ठीक है, 1853 ईस्वी में किसको हड़पा गया, झांसी को हड़पा गया। 1853 में किसको हड़पा गया, झांसी को हड़पा, क्योंकि इनका भी कोई अपना बेटा नहीं था, झांसी की रानी का कोई पुत्र नहीं था, एक दत्तक पुत्र ली थी। दत्तक पुत्र मतलब किसी और के बेटे को गोद ली थी। ठीक है, लेकिन अंग्रेज बोला कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, अपना बेटा होगा तभी सिंहासन में बैठेगा, किसी और के बेटे को आप गोद लेके सिंहासन पे नहीं बैठा सकते हैं। तो हड़प की नीति में झांसी को भी छीन लिया गया, और झांसी को छीना गया तो इसमें बहुत बड़ा इसमें लड़ाई हुई। झांसी की रानी बोली हम ऐसे अपने राज्य को नहीं दे सकते हैं, हमसे तुमको युद्ध करना पड़ेगा, तो इसमें लड़ाई हुआ, लास्ट में झांसी की रानी मर जाती है। और इन्हीं के बीच में कथन है कि एक अंग्रेज है, आगे जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे, वो कहता है कि भारत में अकेली मर्द यही थी, झांसी की रानी थी। ठीक है, भारत में अभी तक जितने युद्ध हुए हैं सबसे अकेली मर्द झांसी की रानी थी। 1853 ईस्वी, तो 1848 में सतारा को हड़पा गया, 1853 में झांसी को। 1856 ईस्वी भी इम्पोर्टेंट है,
अवध को वीडियो फ्रेश आ रहा है, कुशासन का आरोप लगाकर, पूछता है कुशासन का आरोप लगाकर हड़पा गया। आरोप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस सबको तो दत्तक पुत्र के कारण, झांसी को दत्तक पुत्र के कारण हड़पा गया। सतारा में भी कोई उसका वंशावली का कोई लड़का नहीं था, लेकिन अवध को 1856 ईस्वी में हड़पा गया। इसका अलग कारण क्या था? कुशासन का आरोप लगा दिया कि शासन सही से नहीं चला रहा है अवध का राजा। तो अवध का संस्थापक कौन था? अवध का मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट किया तो उसी दिन बताया था, नहीं याद की है? किए हैं यार इतना लेट कैसे लगेगा? अवध का संस्थापक सआदत खान था। अवध का संस्थापक कौन था? सआदत। बंगाल का संस्थापक कौन था? मुर्शिद कुली था। ठीक है, तो अवध का संस्थापक सआदत खान था। ठीक है, ठीक है, अवध का संस्थापक सआदत खान। तो अवध पर किस चीज का आरोप लगा के किया गया? कुशासन का आरोप लगा, इसलिए क्वेश्चन पूछे। 3 इंपॉर्टेंट है। सतारा को सबसे पहले पूछेगा हड़प नीति के तहत, यानी व्यक्तिगत सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स या हड़प नीति के तहत सबसे पहले किस राज्य को हड़पा गया? सतारा को। कब हड़पा गया? 1848 ईस्वी में। झांसी को कब हड़पा गया? 1853 ईस्वी में। अवध को कब हड़पा गया? 1856 ईस्वी में। कारण क्या था अवध को हड़पने का? कुशासन का आरोप लगाकर। किस कारण से? कुशासन का आरोप लगाकर हड़प लिया गया। किसको? अवध को। जो फिर आ रहा है ना। अब इसने शिक्षा संबंधी सुधार के लिए वुड डिस्पैच लाया 1854 ईस्वी। इसको भी याद रखना है, वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच कब आता है? 1854 ईस्वी में। वुड डिस्पैच कब आता है? 1854 ईस्वी में। वुड डिस्पैच कब आएगा? किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित है? पूछ लेता है, शिक्षा से संबंधित है। पूछ लेगा, क्वेश्चन देगा इनमें से कौन शिक्षा से संबंधित है, उसमें ऑप्शन रहेगा वुड डिस्पैच। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन पूछेगा। वुड डिस्पैच किसके समय आया था? तो डी से डिस्पैच, डी से डलहौजी, डी से डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स, डी से डलहौजी। अब यहाँ से याद रखना है, क्वेश्चन पूछता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स की व्यक्तिगत सिद्धांत या हड़प की नीति किसके समय आया था? इसका इंग्लिश याद है, डी से डॉक्ट्रिन, डलहौजी के समय आया था। वुड डिस्पैच किसके समय आया था? तो यहाँ पे डिस्पैच लगा हुआ है, डी से डिस्पैच, डी से डलहौजी। कब आया था? 1854 ईस्वी में आया था। वुड डिस्पैच किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। शिक्षा से वुड डिस्पैच किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित। इसको मिटाएं आप। इसके समय और कौन सा काम होगा? पहली बार रेल स्टार्ट होगा। पहली बार रेलवे की शुरुआत भारत में इसी के समय में होगी, लॉर्ड डलहौजी के समय। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है। जनक मतलब फादर। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेलवे का जनक। पहली बार रेलवे 16 अप्रैल 1853, डेट याद रहा है? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को चलाया गया था। कहाँ से कहाँ चलाया गया था? नहीं याद है? बॉम्बे से थाने। पहली बार कहाँ चलाया गया था? बॉम्बे से थाने। कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर चलाया गया था। ठीक है, तो भारत में रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी का। भारत में रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। ठीक है, रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को पहली बार रेल चला था। कहाँ चला था? बॉम्बे से थाने। ये भी मुंबई का ही जगह है। बॉम्बे से थाने कितना किलोमीटर चला था? 34 किलोमीटर चला था। लोकसभा आयोग का जनक किसे कहा जाता है? लोकसभा आयोग का जनक इसको कहा जाता है कर्नवालिस को। ठीक है, लोकसभा आयोग का जनक किसे कहा जाता है? कर्नवालिस को। भारत में रेलवे का जनक किसे कहा गया? लॉर्ड डलहौजी को। बॉम्बे से थाने चला था, कितना किलोमीटर चला था? 34 किलोमीटर चला था। कहाँ कितना चला था? 34 किलोमीटर चला था। ठीक है, और पहली बार डाक टिकट का भी प्रचलन इसी के समय हुआ था। डाक टिकट ड से डाक, ड से डलहौजी। डाक टिकट का प्रचलन किस समय हुआ था? लॉर्ड डलहौजी। भी पूछ लिया है। डाक टिकट का प्रचलन किसके समय हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। ठीक है, और इसने एक और राजधानी, एक दिल्ली से अपनी राजधानी थी, एक राजधानी बना लिया इसने। किसने? शिमला को। शिमला
शिमला को कौन सा राजधानी बनाया? ग्रीष्मकालीन। ग्रीष्मकालीन, ग्रीष्म मतलब क्या होता है? गर्मी, शीत मतलब ठंडा, ग्रीष्म मतलब गर्म। नहीं पता है, थोड़ा भी नहीं पढ़ा था, पढ़ना ना चाहिए था। शिमला को क्या बनाया गया? ग्रीष्मकालीन, यानी गर्मी के दिनों में शिमला ठंडा जगह है तो ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया। गर्मी के दिनों में दिल्ली भारत की राजधानी नहीं रहेगी, कौन रहेगा? शिमला रहेगा। पहले राजधानी कहाँ था? पहले राजधानी था बंगाल, सॉरी दिल्ली नहीं, बंगाल पहले राजधानी कहाँ था? बंगाल। 1905 ईस्वी में दिल्ली को राजधानी बनाया गया, ठीक है। तो पहले राजधानी क्या था? बंगाल था। इसने बोला कि नहीं, ग्रीष्मकालीन ठंडी के लिए तो बंगाल ठीक है, ठंडी में बंगाल राजधानी रहेगा, लेकिन जब गर्मी आएगा तो उसमें उसका राजधानी कौन हो जाएगा? शिमला। क्वेश्चन पूछता है ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला को किसने बनाया था? लॉर्ड डलहौजी ने बनाया था। ग्रीष्मकालीन शिमला को राजधानी किसने बनाया था? लॉर्ड डलहौजी। 1853 का चार्टर एक्ट आता है, 1853 का चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट, एक चार्टर एक्ट हमेशा 20-20 साल पे आएगा। जैसे 1813 में आया, 1833 में आया, फिर 1853 में आया, ठीक है। तीन कितना 20 साल पर, फिर 33, फिर 20 साल पर 53, तो हमेशा ये 20-20 साल पे आएगा। तीन चार्टर एक्ट जो पढ़ चुका, 1813, 1833, 1813 इंपॉर्टेंट नहीं है, 1833, 1853। 1833 का ही चार्टर एक्ट है जिसमें ईसाई पादरियों को भारत आने की अनुमति मिल गई। ईसाई जो, जैसे किस तरह हिंदू धर्म में पंडित होता है, मुस्लिम धर्म में मौलाना होता है, उसी तरह ईसाई धर्म में कौन आ जाएगा? पादरी, जिसको फादर बोलते हैं। तो ये तीनों का काम क्या होता है? अपने अपने धर्म का प्रचार करना। तो 1833 का ही चार्टर, आगे हम बताएंगे, 1833 का ही चार्टर एक्ट है जिस समय ईसाई पादरियों को भारत, ये पढ़ा चुके हैं, कब पढ़ा चुके हैं हम तुमको? पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा चुके हैं, शुरुआती क्लास में, पहला या सेकंड क्लास में, नहीं याद है तुमको। 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत ईसाई पादरियों को भारत आने के लिए लिखे थे, याद क्या नहीं कर, तुमको बोले ना हर दिन रिविजन करना है। 1833 का चार्टर अधिनियम के तहत ईसाई पादरियों को भारत आने की अनुमति मिल गई थी। 1853 का जो चार्टर एक्ट आता है, 1853 में क्या आएगा? चार्टर एक्ट आएगा। 1853 के चार्टर एक्ट में क्या कहा जाएगा? ठीक है, कि अब डायरेक्ट किसी को भी लोक सेवा आयोग में नौकरी नहीं मिलेगा, बड़ा पोस्ट नहीं मिलेगा। इसके लिए क्या आएगा? एग्जाम देना पड़ेगा, लोक सेवा आयोग, ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। अब वर्ष कितनी, आयु कितनी? 18 से 23 साल की उम्र रखी गई। लोक सेवा आयोग का एग्जाम देने का उम्र कितना? 18 से 23 साल, ठीक है। इसमें क्या कहा गया? 1853 के चार्टर एक्ट पे कंपनी के संचालक मंडल, कंपनी के प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार ले लिया। पहले क्या था कि जो कंपनी में जो बड़ा बड़ा जो पोस्ट होता था वो किसके द्वारा? डायरेक्ट संचालक मंडल जो कंपनी के जो चलाते थे उसके अंडर में था, वो जिसको मन करे उसको बना सकते थे, ठीक है। लेकिन अब 1853 का जो चार्टर एक्ट आया, इसमें कहा गया कि नहीं, ऐसे कोई अब डायरेक्ट नहीं बनेगा। अब इसके लिए क्या होगा? परीक्षा होगा। इसके लिए क्या होगा? और यही वो पहली बार परीक्षा होना यहीं से स्टार्ट हुआ। पहली बार परीक्षा 1853 का चार्टर अधिनियम से पहली बार परीक्षा हुआ। पहली बार परीक्षा हुआ तो एक सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, भारत की तरफ से, बहुत पूछता है, सत्येंद्र नाथ टैगोर, सत्येंद्र नाथ टैगोर, सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। 1853 ईस्वी में जब परीक्षा हुआ, सत्येंद्र नाथ टैगोर उसको क्या कर दिया? पहली बार पास किया। तो क्वेश्चन पूछता है कि किस एक्ट के तहत पहली बार मतलब प्रतियोगी परीक्षा का प्रारंभ किया गया सिविल सर्विस के लिए? 1853 का चार्टर अधिनियम हो गया। अब पहला भारतीय जो सिविल सेवा की परीक्षा पास किया कौन था? सत्येंद्र नाथ टैगोर। पहला भारतीय जो सिविल सेवा का परीक्षा पास किया 1863 में पास किया था, सॉरी 1863 ईस्वी। पहला भारतीय जो, डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये याद रखना है। तो पहला भारतीय जो सिविल सेवा परीक्षा पास किया कौन था? सत्येंद्र नाथ टैगोर था। कौन था? सत्येंद्र नाथ टैगोर था। जिसका क्या हो जाएगा? 1856 में इसका कार्यकाल क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, ठीक है। जब भी याद करो तो खुद में रिवीजन करो। कोई टॉपिक पढ़ लो, उसके बाद आंख बंद करो, आंख बंद करने के बाद टॉपिक माइंड में रिमाइंड करो, और माइंड में बोलो उसके समय क्या क्या पढ़ा, किसके समय क्या क्या हुआ है, तब याद आता है, ठीक है। माइंड में रिवीजन करना है, टॉपिक पढ़ लेना है, 10 टॉपिक में से फिर से अपना माइंड में रिवीजन करना है, आंख बंद करके, किसके बारे में क्या क्या पढ़े हैं, और उसको बाद में आंख खोल के मिलाना है क्या गलत पढ़े हैं क्या सही पढ़े हैं। वीडियो फ्रेश आ रहा है? अब आएगा लॉर्ड कैनिंग। इसका कार्यकाल क्या था? 1856 ईस्वी तक डलहौजी का कार्यकाल था। तो इसका कार्यकाल क्या हो जाएगा? 1856 से
1862 क्या हो जाएगा 1856 से 1862 1856 से 1862 इसे काट कर क्या हो जाएगा 1856 से 1862 तो 1856 में क्या हुआ था 1856 में क्या हुआ 1856 इसमें विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया गया विधवा पुनर्विवाह अधिनियम वीडियो फ्रेश आ रहा है जी विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया किसके तहत ईश्वरचंद विद्यासागर ठीक है ये बोलते हैं कि जो मान लीजिए किसी का पति शादी हुआ तुरंत किसी का पति का देहांत हो जाता है तो उस केस में इसको नारियों को ये शक्ति प्रदान किया जाना चाहिए कि कहीं और शादी अपना कर सकते हैं ठीक है तो इसको बोलते हैं विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कौन आया ईश्वरचंद विद्यासागर तो पूछेगा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके समय पारित किया गया था लॉर्ड कैनिंग के समय किसके सहयोग से ईश्वरचंद विद्यासागर के सहयोग से किसके सहयोग से ईश्वरचंद विद्यासागर के सहयोग से 1856 ईस्वी में पैतृक संबंध 1856 ईस्वी में क्या होता है पैतृक संपत्ति संबंधित कानून बनाया गया 1856 में पैतृक ठीक है पैतृक संपत्ति संबंधी कानून ठीक है पैतृक संबंधी कानून का बताइए 1833 ईस्वी में पहली बार क्या हुआ कि ईसाई पादरी भारत आने लगे अब ईसाई पादरी भारत आएंगे तो क्या करेंगे यहाँ के लोग को ईसाई में बदलना स्टार्ट करेंगे यहाँ के जो हिंदू है मुस्लिम सब बोलेंगे ईसाई बनो तो लोग बहुत सारा लोग ईसाई बनेगा तो इसमें इंडिया वाला क्या अपना कहेगा कि जो अपना धर्म परिवर्तन करेगा उसको अपने पिता के जायदाद जमीन या पैसा कौड़ी में से उसको हिस्सा नहीं मिलेगा तो इसके कारण डर के कारण लोग ईसाई नहीं बन पा रहे थे फिर 1856 ईस्वी में ये पैतृक संपत्ति कानून लाता है इसमें कहता है कोई इशू नहीं है आप धर्म परिवर्तन कीजिए आपको इसमें अपने पिता का जो जमीन जायदाद है पैसा कौड़ी उसमें आपको हिस्सा मिलेगा तो यहाँ 1856 का पैतृक कानून संबंधी कानून लाया गया 1856 ईस्वी में अब 1857 की जो बात है 1857 क्या हुआ 1857 की क्रांति हुई महान क्रांति 1857 की महान क्रांति होती है 1857 की महान क्रांति होती है 1857 में क्या होता है 1857 की महान क्रांति हो जाती है ठीक है अब 1857 की जो महान क्रांति होगी तो इसमें एक क्रांति क्या होती है असफल हो जाती है एक क्रांति क्या हो जाती है असफल 1857 की महान क्रांति क्या हो जाएगी असफल हो जाएगी 1857 की महान क्रांति क्या हो जाएगी असफल हो जाएगी असफल क्यों होगी क्योंकि हर दिन अलग अलग जगह पे एक क्रांति हुई एक दिन पूरे भारत में अगर एक क्रांति होती तो 1857 ईस्वी में हम लोग की आज़ादी मिल जाती इस क्रांति के जनक कौन थे मंगल पांडे थे और वो चर्बी वाला कारतूस था आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे ठीक है मंगल पांडे और वो चर्बी वाला कारतूस जो रॉयल इनफील्ड जो राइफल आया था ठीक है उसमें चर्बी वाला कारतूस जिसमें गाय और शुगर की चर्बी भरी हुई होती थी उसको दांत से काट के और फिर उसको लगाना रहता था मंगल पांडे को पता चला और इसमें विद्रोह हुआ मंगल पांडे सैनिक को गोली मारते हैं उसको मंगल पांडे को फांसी की सजा दी जाती है और वहीं से क्रांति स्टार्ट हो जाती है बिहार में भी स्टार्ट है वीडियो फ्रेश आ रहा है ना ये क्रांति बिहार में भी स्टार्ट होती है बिहार से कौन बाबू कुंवर सिंह बिहार से कौन नेतृत्व करते हैं बाबू कुंवर सिंह और दिल्ली के शासक कौन होते हैं इस समय बहादुर शाह जफर सेकेंड बहादुर शाह जफर सेकेंड होते हैं ठीक है तो क्वेश्चन पूछता है कि 1800 क्रांति की जो 1857 की जो क्रांति थी किसने इसको आंखों से पूरा क्रांति को देखा था किस शायर ने इसको आंखों से क्रांति को देखा था तो मिर्जा गालिब होता है जो इस क्रांति क्योंकि क्या होता है दिल्ली सल्तनत में एक शायर होता है ठीक है जो बहादुर शाह जफर के दरबार में रहता था मिर्जा गालिब तो जैसे जैसे हुआ वैसे वैसे एक शायर था ये पूरे क्रांति को देखा और पूरे क्रांति को अपने किताब में
लिखा। 1857 की महान क्रांति, बहादुर शाह जफर द्वितीय। इसमें पूरे भारत में एक नेता चुना गया था, तो बहादुर शाह जफर द्वितीय को चुना गया था। उस समय इनकी उम्र कितनी थी? 80 साल के करीब थी। और उस समय 80 साल की उम्र में ये अपने तलवार वलवार लेकर निकलते हैं। अब बाद में क्या होती है, क्रांति जब खत्म होती है तो बहादुर शाह जफर को क्या किया जाता है? रंगून भेज दिया जाता है। कहाँ भेज दिया जाएगा? रंगून। रंगून, रंगून कहाँ है? म्यांमार में। रंगून कहाँ है? म्यांमार, म्यांमार में। रंगून कहाँ है? म्यांमार में। म्यांमार, रंगून, रंगून, रंगून कहाँ है? म्यांमार में है। म्यांमार किसके लिए प्रसिद्ध है? सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। पहले लिखा दिया, तुरंत दिमाग में आना चाहिए। म्यांमार बोले तो दिमाग में आ जाना चाहिए कि किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, 1857 की क्रांति ये हो गई। ठीक है, 1857 की जब क्रांति होती है तो इसमें क्या होगा? 1857 की क्रांति में जो ईस्ट इंडिया, अभी तक शासन कौन चला रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी चला रहा था। अभी तक शासन कौन चला रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी चला रहा था। कंपनी को छोड़ के महारानी के हाथ में शासन किसके हाथ में चल जाएगा? शासन महारानी के हाथों में। किसके हाथों में चल जाएगा? महारानी के हाथों में। महारानी, महारानी, महारानी के हाथों में चल जाएगा। और इसी समय 1858 का एक्ट आएगा। 1858 का क्या आएगा? एक्ट आएगा। 1858 में क्या आएगा? एक्ट आएगा। ठीक है, 1858 का अधिनियम आएगा, यानी एक्ट, अधिनियम। इस अधिनियम के तहत क्या किया गया कि भारत के गवर्नर जनरल को, भारत के गवर्नर जनरल को क्या कर दिया गया? भारत का वायसराय बना दिया गया। क्या कर दिया गया? भारत का वायसराय। वायसराय। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 ईस्वी की क्रांति, इसमें 1858 का अधिनियम आता है। 57 में एक क्रांति खत्म होती है, 1858 का एक अधिनियम आता है। और इस अधिनियम के तहत क्या किया गया कि जो अधिकार था भारत में, कंपनी का अधिकार था, उसको लेके सीधे किसके अधिकार दे दिया गया? महारानी अधिकार अपने हाथों में ले ली। महारानी, भारत में शासन चलाने का अधिकार कौन ले लिया? महारानी ले ली। और जब महारानी लेगी तो भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल के भारत का वायसराय कर देगा। पूछ लेगा किस अधिनियम के तहत भारत का गवर्नर जनरल का नाम बदल के भारत का वायसराय किया गया? 1858 का अधिनियम। ठीक है, और इसी अधिनियम के तहत जो मुगल सम्राट का जो पद था, मुगल सम्राट का जो पद था, मुगल सम्राट, इस पद को क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। और खत्म करके बहादुर शाह जफर द्वितीय को कहाँ भेज दिया गया? रंगून भेज दिया गया। ठीक है, खत्म करके कहाँ भेज दिया गया? रंगून। कितना मिनट हुआ? वीडियो देखो था। हाँ, ठीक है। तो मुगल सम्राट के पद को खत्म करके कहाँ भेज दिया गया? रंगून भेज दिया गया। ठीक है, और अब देखा गया कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स भी बहुत लोग इसके विरुद्ध में थे। डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स कौन लाया था? हाँ, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स का हिंदी मीनिंग क्या होता है? हिंदी में इसका हिंदी मतलब क्या होता है? डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स का हड़प नीति और व्यक्तिगत सिद्धांत। और पढ़ा है, अभी याद नहीं रहा है। ठीक है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स को क्या किया गया? खत्म कर दिया गया। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स को कौन खत्म करेगा? लॉर्ड कैनिंग। डॉक्ट्रिन कॉपी में लिख लेना है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स को कौन खत्म किया? लॉर्ड कैनिंग खत्म किया। यहाँ तक आ गया समझ में? इसके बाद लॉर्ड लॉरेंस फॉरेंस भी है, लेकिन उसके बारे में क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो लॉर्ड मेयो सीधे पढ़ेंगे। कौन पढ़ेंगे? लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो, इसने क्या किया? मेयो कॉलेज की स्थापना किया। मेयो कॉलेज, वीडियो फ्रेश आ रहा है ना? लॉर्ड मेयो मेयो कॉलेज की स्थापना करता है। ये कृषि विभाग का भी स्थापना करेगा। ठीक है, इसका कार्यकाल 1868 से 1869 से 1872, 1869 से 1872 से कार्यकाल था। कार्यकाल इंपॉर्टेंट नहीं है। मेयो कॉलेज का स्थापना कौन करेगा? लॉर्ड मेयो करेगा। मेयो कॉलेज का स्थापना कौन करेगा? लॉर्ड मेयो करेगा। मेयो कॉलेज का स्थापना कौन करेगा? इसने कृषि विभाग की स्थापना की। कृषि विभाग कब किया? 1872। इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा ही लिख लो। कृषि विभाग की स्थापना करता है कौन? लॉर्ड मेयो। ठीक है,
सबसे पहली बार जो जनगणना हुआ था इसी के समय हुआ था। सो VVI क्वेश्चन है 1872 ईस्वी में पहली बार जनगणना। वीडियो फ्रेश आ रहा है? पहली बार जनगणना, पहली बार जनगणना कब हुआ था? डेट याद रखना है। पहली बार जनगणना कब हुआ था? 1872। किसके काल में हुआ था? लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था। पहली बार जनगणना किसके काल में हुआ था? लॉर्ड मेयो काल में। कब हुआ था? 1872 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, लेकिन इसमें हुआ क्या था कि बहुत जगह का, जैसे हैदराबाद राजपूताना का जो क्षेत्र था, उस जनगणना में ऐड नहीं किया गया था, उसको इसमें सेंसस में ऐड नहीं किया गया था। ठीक है, तो पहली बार जनगणना किसके समय हुआ था? लॉर्ड मेयो। कब हुआ था? 1872 ईस्वी में। कब हुआ था? और क्वेश्चन पूछता है कि इसका चक्कू मार के हत्या कर दी गई थी लॉर्ड मेयो को। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है? अंडमान निकोबार की। यहाँ लिख लेना है, अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। ये अंडमान निकोबार जाता है घूमने और वहीं पे एक अफगान इसको चाकू मार के हत्या कर दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछता है किसकी हत्या भारत से बाहर हुई थी? यही था लॉर्ड मेयो। अंडमान निकोबार उस समय भारत का हिस्सा नहीं था। अंडमान निकोबार उस समय क्या था? भारत का हिस्सा नहीं था। तो किसकी हत्या चाकू मारी की गई थी? लॉर्ड मेयो को भारत से बाहर की गई थी, अंडमान निकोबार में की गई थी। अंडमान निकोबार क्या है? एक द्वीप समूह है। ठीक है, अंडमान निकोबार क्या है? एक द्वीप समूह। अब भारत का वो क्या है? हिस्सा हो गया है। ठीक है, एक लॉर्ड नाथबुर्ग पूछता है कुका आंदोलन हुआ था, क्या हुआ था? कुका आंदोलन। कुका आंदोलन किसके समय हुआ था? ये कहाँ? कुका आंदोलन पंजाब में हुआ था। पंजाब, बस यही याद रखना है। कुका आंदोलन कहाँ हुआ था? पंजाब। एकदम VVI क्वेश्चन है। कुका आंदोलन कहाँ हुआ था? पंजाब में। कुका आंदोलन कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था। कुका आंदोलन कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था। ठीक है, मिटाएं इसको। पहली बार जनगणना किसके समय हुई थी? लॉर्ड मेयो। कब हुआ था? 1872। हाँ, तो पहली बार जनगणना हुआ था, लेकिन इसमें बहुत सारा जगह छोड़ दिया गया था। जैसे हैदराबाद छोड़ दिया गया था और राजपूताना का जो क्षेत्र था उसको छोड़ दिया गया था। ठीक है, जनगणना कितने साल को होती है? 10 साल। जनगणना कितने साल को होती है? 10 साल की होती है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं लॉर्ड लिटन के बारे में। किसके बारे में? लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन को ओवन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? ओवन मेरिडिथ। बहुत इंपॉर्टेंट है, ओवन मेरिडिथ। लॉर्ड लिटन को किस नाम से जाना जाता है? ओवन मेरिडिथ के। क्यों कहा था ओवन मेरिडिथ? ये एक लेखक था। लॉर्ड लिटन क्या था? एक लेखक था, उपन्यासकार था, लेखक था, उपन्यास लिखता था ये। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा गया? ओवन मेरिडिथ। निबंध उबंध कथा कहानी ये लिखता था। ठीक है, ये भारत का वायसराय था। ठीक है, तो लॉर्ड लिटन को किस नाम से जाना जाता है? ओवन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता है। ओवन मेरिडिथ के नाम से लॉर्ड लिटन को जाना जाता है। ठीक है, इसने एक अकाल आयोग के गठन किया था। अकाल आयोग, अकाल आयोग। इसके अध्यक्ष बनाया था इसको रिचर्ड एस्ट्रेची को। रिचर्ड एस्ट्रेची को। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, इसने एक अकाल आयोग का गठन किया था जिसका हेड किसको बनाया था? रिचर्ड एस्ट्रेची को। क्यों हुआ था? क्योंकि भारत में उस समय क्या पड़ गया था? सूखा पड़ गया था। लोग टैक्स नहीं दे पाए थे। लोग क्या किए थे? टैक्स नहीं दे पाए थे। और जब लोग टैक्स नहीं दे रहे थे तो अंग्रेज को बहुत ज्यादा हुकूमत, वीडियो फ्रेश आ रहा है, अंग्रेज उसको हुकूमत करते थे, उसको मारते और प्रचारित करते थे। तो इसने अकाल आयोग का गठन किया रिचर्ड एस्ट्रेची का देखता है कि मतलब पहले से इसमें जैसे कि धान चावल है, खाने पीने की जो भी सामग्री है उसको पहले से कहीं ना कहीं सुरक्षित किया जाए, कभी भी अकाल आ सकता है। ठीक है, तो सैनिक क्या खाएंगे जब अकाल आ जाएगा तो। ठीक है, इसीलिए इसने एक अकाल आयोग की अध्यक्षता, अकाल आयोग का गठन किया जिसके अध्यक्ष कौन थे? रिचर्ड एस्ट्रेची थे। तो लोग इस समय क्या हुआ था? लोग इस समय पैसा कौड़ी जो टैक्स था वो नहीं दे पा रहे थे। और उसी समय 1 जनवरी 1877 ईस्वी को, 1 जनवरी 1877 ईस्वी को क्या करता है कि ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया, ब्रिटेन की महारानी क्या थी? विक्टोरिया थी। विक्टोरिया क्या? ब्रिटेन की महारानी का नाम क्या था? विक्टोरिया। तो विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि देने के लिए, कौन सा? केसरे हिंद की उपाधि देने के लिए एक दिल्ली दरबार का आयोजन किया। इसका आयोजन किया दिल्ली दरबार। ठीक है, कि महारानी विक्टोरिया को
केसरी हिंद की उपाधि देने के लिए दिल्ली दरबार का क्या किया, आयोजन किया। दिल्ली दरबार को इस समय जब महारानी विक्टोरिया ब्रिटेन से कहाँ आ रही थी, भारत आ रही थी, उनके स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया और दिल्ली को एकदम दुल्हन की तरह सजा दिया गया था। तो लोग इससे क्या हो गए, खफा हो गए, ये तो हम लोग को टैक्स के लिए हम लोग को प्रताड़ित करता है, और जब महारानी आ रही है तो इतना पैसा खर्चा फिजूल में कर रहा है, ठीक है। तो कब इससे लोग प्रताड़ित, लोग इससे गुस्सा हो गए थे, ठीक है। तो यार डेट याद रखना है, 1 जनवरी 1877 को पूछा जाता है कि महारानी विक्टोरिया को कब केसरी हिंद दिया गया था, तो 1 जनवरी 1877 ईस्वी को। दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया पहली बार, 1 जनवरी 1877 ईस्वी को। कौन सा इनको उपाधि दिया गया, केसरी हिंद का उपाधि देने के लिए। केसरी हिंद का उपाधि बाद में महात्मा गांधी को भी मिला था, ठीक है। केसरी हिंद, हिंद मतलब हिंदुस्तान की बात हो रही है, ठीक है। केसरी हिंद की उपाधि किसको दिया गया, महारानी विक्टोरिया को, 1 जनवरी 1877 ईस्वी को दिल्ली दरबार का आयोजन करके, ठीक है। अब इसने 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था। क्या लाया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। क्या लाया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। क्वेश्चन इसमें 2 पूछता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था, 1878। किसके समय आया था, लॉर्ड लिटन, लिटन मतलब छोटा, एल से लिटिल, लिटिल मतलब छोटा होता है, ठीक है। ये लॉर्ड रिपन भी आएगा, उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा फिर, तो ये लॉर्ड लिटन, पहले छोटा आदमी आता है, ठीक है। तो लॉर्ड लिटन कब आया था, 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था, 1878 में। कौन लाया था इसको, लॉर्ड लिटन लाया था। इसमें क्या हुआ, किया, अब जैसे जैसे ये न्यू महारानी विक्टोरिया को जब बुलाया, दिल्ली दरबार का आयोजन किया, तो यहाँ का प्रेस व्रेस सब स्टार्ट हो गया था। प्रेस में सब लिखा है, लोग अपना अपना प्रेस जो समाचार पत्र थे उसमें इसके बारे में लिखने लगे कि इस तरह का आदमी है कि लोग से, भारत के लोगों से टैक्स जबरन लेता है और सब फिजूल खर्ची दिल्ली में करता है, ये दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया हुआ है। तो इसने एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया। इसमें किसने, प्रेस जो समाचार पत्र था उसको प्रतिबंध करने के लिए, समाचार पत्र को, प्रेस मतलब होता है यहाँ समाचार पत्र छपता है, समाचार पत्र को प्रतिबंध करने के लिए, प्रतिबंध, समाचार पत्र को प्रतिबंध। इसने बोला कि जो भी समाचार पत्र हिंदी में छपता है और हमारे बारे में जो गलत समाचार पत्र छापेगा, तो भारत के लोग को इंग्लिश आती नहीं थी, तो तुम इंग्लिश में छाप सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हिंदी में हमारे बारे में गलत समाचार पत्र छपा तो तुम्हारा पूरा जितना तुम्हारा बिजनेस है, जो भी समाचार पत्र, जो भी तुम्हारा कंपनी ऑफिस है, सबको हम लोग सीधा सील कर लेंगे, ठीक है। आया समझ में, बताओ क्या आया समझ में। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत अंग्रेजों ने ये कहा कि अगर कोई भी समाचार पत्र हिंदी में हमारे बारे में कुछ गलत छापती है तो उसे सील कर दिए। इसको भारतीय समाचार पत्र, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को भारतीय समाचार पत्र अधिनियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भारतीय समाचार पत्र अधिनियम, समाचार पत्र अधिनियम, कॉपी में लिख लेना है, अधिनियम, भारतीय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को क्या कहेंगे, भारतीय समाचार पत्र अधिनियम। कब आया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी पूछ सकता है या भारतीय समाचार पत्र अधिनियम भी पूछ सकता है। कब आया था, 1878 में। खासकर भारतीय हिंदी भाषा में जो समाचार पत्र लिखा जाता है उसके लिए किसके समय आया था, लॉर्ड लिटन का। एक समाचार पत्र था सोम प्रकाश, सोम प्रकाश, इसका संचालन कौन थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र। सोम प्रकाश के प्रशासक कौन थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। इसमें नहीं दिया है क्या, ठीक है, दिया हुआ है सोम प्रकाश, ठीक है। सोम खासकर किसके लिए लाया गया था, सोम पर, ये एक किसके लिए खासकर लाया गया था, सोम प्रकाश पत्र के लिए लाया गया था, क्योंकि एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र था, ठीक है, और राष्ट्र के हित में सिर्फ लिखता था। तो ये तो राष्ट्र के हित में काम नहीं किया था। दिल्ली दरबार का आयोजन करना कौन सा राष्ट्र के हित में काम हुआ, देश के हित में काम नहीं हुआ था। तो सोम प्रकाश पत्र, ये लोग अधिकतर लोग इसी को, भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र का नाम बताओ, पहला हिंदी समाचार बता रहा, नहीं पढ़ी है, पढ़े हैं, पहला समाचार पत्र का नाम बताओ। तो बंगाल का है, कौन लॉन्च किया था, जेम्स अगस्टस हिकी, जेम्स अगस्टस हिकी। नहीं याद आ रहा है तुमको, नहीं पढ़ी है तुम। पहला हिंदी समाचार पत्र उदंड मार्टंडे है, ठीक है। सोम पर खासकर किसके लिए लाया गया था, सोम प्रकाश समाचार पत्र जो था, जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर की समाचार पत्र थी, इसको बैन करने के लिए लाया गया था। तो
भारत में जितने समाचार पत्र एजेंसियां थी सबने इसका क्या किया, विरोध किया। किसका, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का, यानी भारतीय समाचार पत्र अधिनियम जो 1878 में आया था। तो भारत में जितने समाचार पत्र सबने इसने क्या किया, इसका विरोध किया, ठीक है। लेकिन एक पायनियर अखबार था, पायनियर, क्या अखबार था, पायनियर, ये इसका विरोध नहीं करके क्या किया, समर्थन किया। विरोध नहीं करके क्या किया, समर्थन किया। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। पूछेगा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का कौन सा समाचार पत्र ने समर्थन किया था, पायनियर ने किया था, ठीक है। कौन सा किया था, पायनियर ने किया था। इसी के समय 1878 ईस्वी में भारतीय शस्त्र अधिनियम आता है, भारतीय शस्त्र अधिनियम, शस्त्र अधिनियम। भारतीय शस्त्र अधिनियम का मतलब शस्त्र मतलब अस्त्र, शस्त्र मतलब बंदूक गोली हो गया, ठीक है। तो यानी 1878 में भारतीय शस्त्र अधिनियम किस समय आया था, लॉर्ड लिटन के समय आया था। इसमें क्या कहा गया कि अगर आप गोली बंदूक रखते हैं तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। आज भी कोई गोली बंदूक रखता है तो अब लाइसेंस उसको करवाना जरूरी है, ऐसे नहीं रखेगा तो क्या है, गैर कानूनी है, ठीक है। तो 1878 का जो भारतीय शस्त्र अधिनियम आया उसमें क्या कहा गया कि आपको अगर गन रखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, लाइसेंस की जरूरत होगी, ठीक है। तो यही था 1878 का भारतीय शस्त्र अधिनियम जो लॉर्ड लिटन के समय आया था, ठीक है, लॉर्ड लिटन के समय आया था, ठीक है। बंद करो, यहीं तक कितना मिनट का वीडियो हो गया।